इसके अलावा लास्ट वाला लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड भेजा था आप लोग को स्लाइड्स के साथ, वो गो थ्रू किया आप लोगों ने? यूनिट 10 का जो लेक्चर था वो मैंने रिकॉर्डेड भेजा था स्लाइड्स के साथ, वो गो थ्रू किया आप लोगों ने? ये उसी की कनेक्टिविटी है, कंटिन्यूएशन में बात की जा रही है। वो टोटली पूरा टॉपिक उस पे था, नेटवर्क डिज़ाइन पे। ठीक है, टुडे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सप्लाई चेन नेटवर्क डिज़ाइन डिसीजंस. What are the key decisions such as first one, facility role. What role should each facility play? What processes are performed at each facilities? ये आपको फैसिलिटी के बारे में मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और वेयर हाउसिंग से डील करता है मोस्टली। ठीक है, फर्स्ट डिसीजन फैसिलिटी रोल मीन्स दिस, इफ द फर्म शुड हैव द नंबर ऑफ फैसिलिटीज, उसके पास कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हों, ऑपरेशनल यूनिट्स हों, ठीक है, तो वो उसका डिसीजन लेती है कि पर्टिकुलर फैसिलिटी जो है वो किस फंक्शन को, किस टास्क को, किस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी। देन व्हाट प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड एट ईच फैसिलिटीज, अगेन ठीक है, कि वो कौन कौन से प्रोसेस को ऑप्ट करेगी और किस तरीके से ऑपरेशनल फंक्शन को परफॉर्म करेगी। देन अनदर वन डिसीजन जो नेटवर्क डिज़ाइन से लिंक करता है, अनदर वन डिसीजन जो नेटवर्क डिज़ाइन से लिंक करता है वो हमारे पास है फैसिलिटी लोकेशन। वेयर शुड फैसिलिटीज बी लोकेटेड मीन्स इन जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, बेसिकली कि हम कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी लोकेशन पे, कौन कौन सी जियोग्राफी पे अपने यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशनल यूनिट को सिचुएटेड करना चाहते हैं। ठीक है, फैसिलिटी लोकेशन डिसीजन। देन थर्ड वन द कैपेसिटी एलोकेशन। कैपेसिटी मीन्स actually the production, the number of units to be produced, how much capacity should be allocated to each facility. हर फैसिलिटीज को हमने कितना लोड देना है, कितने प्रोडक्शंस वो करने हैं। वॉइस क्लियर है मेरी? चैट पे बताते जाएं। यस सर, क्लियर। So the capacity allocation means how much capacity should be allocated to each facility. हर फैसिलिटी को कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, किन किन टाइम पीरियड्स के हिसाब से, वो कौन से यूनिट्स हैं, कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये सारा कुछ कैपेसिटी एलोकेशन में आता है। देन मार्केट एंड सप्लाई एलोकेशन। दिस मीन्स मार्केट मीन्स सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन सी लोकेशन, कौन सी फैसिलिटी किस लोकेशन को और कौन कौन से एरियाज को सप्लाई करेगी। व्हाट मार्केट शुड ईच फैसिलिटी सर्व, विच सप्लाई सोर्सेस शुड फीड ईच फैसिलिटी, कौन सा सप्लायर किस फैसिलिटी को इनपुट्स या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, किस किस लोकेशन की फैसिलिटीज को कौन कौन से सप्लायर ने रॉ मटेरियल देना है। देन कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है किस किस मार्केट में, किस किस लोकेशन पे जाके अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, रिटेलर को, होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को या उस टारगेट कस्टमर्स को सर्व करेगी। देन नेक्स्ट स्लाइड पर आए। Factor influencing network design decisions. We divide actually these factors
a factor to be considered when designing or while designing supply chain network design. First one is strategic factor, then second one technological, third one macroeconomic, political, then infrastructure, competitive, logistics and facility cost. देन नेक्स्ट स्लाइड पर आए, इंडिविजुअली इनको डील किया है. नेक्स्ट स्लाइड. एक्सटेंशन है लास्ट वाली स्लाइड की. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नेटवर्क डिजाइन डिसीजंस. फर्स्ट वन स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स सच एज, फर्स्ट वन इसमें स्ट्रेटेजिक फैक्टर में ऑफशोर फैसिलिटीज हैं. लो कॉस्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल supply outside the country where it's located. Clear है? Offshore facility means low cost facility for export production. एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए लो कॉस्ट फैसिलिटी आप हायर करते हैं और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, सप्लाई आउटसाइड द कंट्री, अपनी कंट्री के अदर देन आपसे वो सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, वेयर इट्स लोकेटेड, पूरी दुनिया में आप उस सप्लाई को भेज रहे होते हैं थ्रू व्हाट, आउटसोर्सिंग के थ्रू. देन वी हैव अ सोर्स फैसिलिटीज, अगेन लो कॉस्ट फैसिलिटीज फॉर ग्लोबल प्रोडक्शन. पूरी दुनिया में जो सस्ते सस्ते मैन्युफैक्चरर हैं उन सबको आप एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं. ठीक है, लो कॉस्ट फैसिलिटी फॉर ग्लोबल प्रोडक्शन, और आप पूरी दुनिया को उससे सप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, देन वी हैव सर्वर फैसिलिटीज, रीजनल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, पर्टिकुलर रीजन में कोई, जैसे कि आपके पास एशिया पैसिफिक है, मिडिल ईस्ट है और अदर रीजन है. ठीक है, वहाँ के हिसाब से आप फैसिलिटी डिजाइन करते हैं, सर्वर फैसिलिटी कहलाती है. कंट्रीब्यूटर फैसिलिटी, these all are decision regarding what, सबसे important कि facility decision. Facility means the manufacturing or operation. The firm itself manage कि वो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन देखना चाहती है या फर्म अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को आउटसोर्स करना चाहती है. तो वो सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं. कंट्रीब्यूटर फैसिलिटी, रीजनल प्रोडक्शन फैसिलिटी विद डेवलपमेंट स्किल्स. ठीक है, ये भी आपके पास रीजनल प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है, मगर इसकी खास बात ये होती है कि डेवलपमेंट स्किल्स के साथ होती है ताकि आप इसको डेवलप कर सकते हैं एज वेन एज नीड बेसिस पे. ठीक है, आउटपोस्ट फैसिलिटीज, रीजनल प्रोडक्शन फैसिलिटी बिल्ड टू गेन लोकल स्किल्स. आउटपोस्ट, ठीक है, सिमिलर लाइक दैट कि आप जो है ना ऐसी फैसिलिटीज डिजाइन कर रहे होते हैं जो आपके ट्रेडिशनल या लोकल स्किल्स को सपोर्ट कर रही होती है सारा कुछ. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट है और हेरिटेज, जो आपके पास कल्चरल हेरिटेज हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीजें आउटपोस्ट फैसिलिटीज. लीड फैसिलिटीज हैं. ठीक है, फैसिलिटी दैट लीड्स इन डेवलपमेंट एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ये वो आपके है जिसमें जहाँ ज़्यादा आप ऑटोमेशन और दीगर सारी चीज़ों को अपने उस ऑपरेशनल यूनिट में इम्पार्ट कर रहे होते हैं. तो बहुत सारी वैरायटी है, कुछ एक डिस्कस की है एग्जाम्पल के तौर पे. नेक्स्ट स्लाइड पर आइए. सेकंड फैक्टर है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें आप डील कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज कोटास. ठीक है, टैरिफ्स एंड टैक्स इंसेंटिव्स. इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट्स, नाफ्टा है, यूरोपीय यूनियन है. ठीक है, और यहाँ पे भी इंडिया, श्रीलंका, चाइना. ठीक है, इनके दरमियान सी पैक और दीगर ऐसे सारे हैं, ये आपको नजर आ रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. यहाँ आप कोटास पे काम करते हैं, कोटास आपको मालूम है. ठीक है, फिक्स रेट पे काम हो रहा होता है. टैरिफ्स हैं जहाँ पे आप ड्यूटीज को फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं. टैक्स इंसेंटिव्स हैं यहाँ, चाहे वो टैक्स में लेवरेज हो या टैक्स का बर्डन हो. देन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो फैसिलिटी डिजाइन, जाहिर है जहाँ आपने अपना ऑपरेटिंग यूनिट ऑपरेट करना है तो आपने ख्याल रखना है कि मैंने कहाँ अपना उस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और वेरिएबल को सोचना आपने. ठीक है,
वो तो टाइप्स ऑफ फैसिलिटी थी लास्ट वाली स्लाइड में कि कौन सी फैसिलिटी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफशोर है, लीड है, ठीक है, या फिर दूसरे ऑप्शंस हैं, सोर्स फैसिलिटीज हैं, ये भी एक्चुअली आउटसोर्स ही होते हैं, जिनको आप देख रहे होते हैं, सर्वर फैसिलिटीज हैं, ये भी आउटसोर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, क्लियर। वो आउटपोस्ट है, ठीक है, कंट्रीब्यूटर है कि वो पार्शियली काम कर रहा होता है, फुली आप अपना सिस्टम खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो वो सारा का सारा आपके पास स्ट्रेटेजिक में था, आपके पास स्ट्रेटेजिक फैक्टर में था लास्ट वाला। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को डील किया गया और मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वेरिएबल और इंडिकेटर्स को डील किया गया है। नेक्स्ट वन आपके पास exchange rate and demand risk. Again, different states or countries often offer economic incentives to companies that decide to set up shop there, including tax incentives and low interest economic development loans, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें जो हम भी थे, जब हमारे पास FDIs आ रही थी तो हम उनको लो कॉस्ट लेबर, टैक्स, हाँ, टैरिफ, सारी चीज़ों की हम उनको जो है ना तो लेवरेजेस दे रहे थे, ठीक है। अब विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, विद इन दी कंट्री भी होता है, ठीक है। जैसे पोर्ट कासिम का यूनिट लगाया गया, इंडस्ट्रियल यूनिट, तो वहाँ एक ऑप्शन ये दिया गया कि जी आपके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं है, ठीक है, टैक्स का लेवरेज दे दिया गया एंटरप्रेन्योर्स को। फिर वो हुआ ये कि आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर्स के बाद कहा भाई यहाँ तो बूस्ट ही नहीं हो रहे एंटरप्रेन्योर, सब ने लैंड बाय कर ली है, चूंकि लैंड सस्ती मिल गई है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी या फंक्शंस नहीं दिख रहे, तो फिर उन्होंने NUF, नॉन यूटिलाइजेशन फीस लगाई। तो ग्लोबली कंटेस्ट में भी इसी तरीके से होता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में। चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये अपनी लैंड्स, अपने लेबर्स, हाँ, प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है, और दीगर इंसेंटिव्स दे रही होती हैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स को फॉर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वाला पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं, इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। जी, इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। मोबाइल फ़ोन रिटेलर, एक एग्जांपल आपको दी है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की, बाय मोबाइल फोन्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन जर्मनी, ठीक है। एक रिटेलर जर्मनी से सेल फोन बाय कर रहा है, द जर्मन मैन्युफैक्चरर सेल्स द फोन फॉर ऑलमोस्ट 40 यूरो का उसको पर सेल फोन पड़ रहा है। इफ द एक्सचेंज रेट इज 1 पाउंड, तो इसका मतलब ये कि उसको 1.5 यूरो, ठीक है, उसको एक्सचेंज रेट का वो पैरिटी चेंज मिलेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और अगर वो पाउंड में देखे तो 40 यूरो की प्रोडक्ट उसको 26.66, ठीक है, पाउंड की पड़ेगी, 40 यूरो वाली प्रोडक्ट, ड्यू टू व्हाट, एक्सचेंज रेट, ठीक है। अगर इस एक्सचेंज रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली, हाँ, यूरो 40 है, मगर अगर पाउंड पाउंड इन्फ्लेट हो या डिफ्लेट हो तो इसका मतलब ये है कि पाउंड में वैल्यूज उसकी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्सचेंज रेट। तो इस स्लाइड में ये डिबेट की गई है, ठीक है, कोई इतना रॉकेट नहीं है, आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर यूरो इंक्रीज होता है, ठीक है, सॉरी, पाउंड इंक्रीज होता है या पाउंड डिक्रीज होता है, ठीक है, तो फिर उसको क्या प्राइस पड़ेगी, 26.66, ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा होता है, अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा होता है तो 28.57 पाउंड का पड़ेगा, वही वही सेम प्रोडक्ट, जबकि जर्मनी में उसकी कॉस्ट क्या है, वही फिक्स है 40 यूरो। नेक्स्ट स्लाइड पर आए। नेक्स्ट स्लाइड। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नेटवर्क डिजाइन डिसीजन, देन वी हैव पॉलिटिकल फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो स्टेट ओन गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो वंस वी सिलेक्ट द नेटवर्क डिजाइन, हमारे प्लेयर्स, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डिसीजन कि उसका क्या लोकेशन होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो डिपेंड करती है कि पॉलिटिकली कंट्री कितना स्टेबल है, कितनी स्टेबिलिटी रखती है। तो ग्लोब के बहुत सारे ऐसे रीजन हैं,
स्पेसिफिकली जैसे मिडिल ईस्ट और अदर रीजन्स आप देखें, इराक देखें, अफगानिस्तान देखें, ठीक है, हमारी अब कंट्री का, और फिर सराउंडिंग्स हैं इंडिया, चाइना, तो कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई, ठीक है, कुछ थोड़ा सा इशू आया, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन पे और दीगर चीज़ों पे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कंट्री कितनी स्टेबल है इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ठीक है। देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपके पास जो सारी रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो कहाँ स्टैंड करती हैं, सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टर्मिनल्स, लेबर्स। मोस्ट ऑफ अमेजॉन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आर लोकेटेड नियर एयरपोर्ट। एक एग्जाम्पल को सपोर्ट करने के लिए कि आप, Amazon is one of the global giant of under the name of distribution, ठीक है, तो दे कंसीडर्ड, और बहुत ज़्यादा वो कंसीडर कर रही होती है कि उसके सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आर लोकेटेड नियर एयरपोर्ट होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रोडवेज, एयरवेज, हाँ, अदर, हाँ, यूटिलिटीज़, और वो सारा कुछ आपके पास कितना स्मूथ फंक्शन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लो, और वो सारी चीज़ें डील करते हैं। कॉम्पिटिटिव फैक्टर है हमारे पास, positive externalities, many stores in a small makes it more convenient for customers, one location for everything the customer need, ठीक है। कॉम्पिटिटिव फैक्टर कि वहाँ नंबर ऑफ कंपटीशन क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है, जिस जियोग्राफिकल यूनिट में हम सर्व करने के लिए जा रहे हैं, जिस जियोग्राफिकल एरिया को, डिस्टिंक्ट एरिया को, एक्सक्लूसिव एरिया को हम सर्व करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन का क्या लेवल है, सच एज, हाँ, और कितने हमारे राइवल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर कितने हैं, और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। should you locate your facility close to your competitor or far from them? दोनों ऑप्शन है, अपनी दोनों ऑप्शन को ये करते हैं। अगर तो आपका कोर कंपटीशन है तो आप नियरली कॉम्पिटिटर क्लोज करते हैं, आप जितना कम से कम डिस्टेंस हो कॉम्पिटिटर से, कोर कंपटीशन में आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका कोर कंपटीशन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई अदर ब्रांड है, ये है वो है, तो फिर आप एग्जेम्प्टेड हो, आप कहीं पे भी उसको लोकेट कर सकते हो, ठीक है। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप देखें तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो नेटवर्क डिज़ाइन और सप्लाई चेन की कैपेबिलिटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कंपनी कंपेयर योर सप्लाईज टू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, आप अपनी सप्लाईज को फाइनल प्रोडक्ट से कंपेयर करें, कंसीडरिंग वेदर वैल्यू, वेट, वॉल्यूम और अदर फैक्टर चेंज, ठीक है, आपकी जो सप्लाईज थी वो किस हद तक मॉडिफाई और चेंज हो चुकी है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, किस हद तक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन रेट है, ऑटोमेशन है, कितना कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है। हाई और लो फिक्स कॉस्ट, देन आप फिक्स कॉस्ट देखें, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कितनी ज़्यादा आपको पड़ रही है, हाई पड़ रही है, लो पड़ रही है, क्या पड़ रही है, तो उसी हिसाब से कंपनी डिसीजन लेती है। यहाँ पर आपके पास एक्सपेंसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं तो डेफिनेटली आपको हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट होती है, मगर वहाँ पे फिर आप टेक्नोलॉजी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, दूसरी कंपनी भी उसी कॉस्ट पे काम कर रही है। लो फिक्स कॉस्ट को करने के लिए आते हैं तो मैनुअल बटन आप देखते हैं कि मैन पावर आपको कितना एक्सपेंसिव पड़ रहा है। ज़्यादातर काम अगर टेक्नोलॉजी से हट के आप मैनुअल करेंगे तो आपको ट्रेड ऑफ करना होगा कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, या फिक्स बेल्ट और साइकिल बेल्ट की क्या कॉस्ट है और मैनुअल क्या कॉस्ट है, दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शुड वी गो टूवर्ड द ऑटोमेशन और शुड मेक्स मैनुअली, ठीक है। सेमीकंडक्टर की एग्जांपल दी है, मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस ओनली इन 5-6 कंट्रीज, ठीक है। देखें सेमीकंडक्टर यूजुअली जो आपके पास जो है ना, तो मेन इंडिकेटर है आपके यहाँ लैपटॉप्स का, मोबाइल का और इन सारी चीज़ों का सेमीकंडक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ, एवरीवेयर, हर ट्रांजिस्टर के साथ काम कर रहा होता है। और वी हैव व्हाट कि मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस ओनली इन 5-6 कंट्रीज में हो रही है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। बिल्डिंग वन प्लांट कॉस्ट अबाउट $1 to 4 बिलियन, इतना एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो और एक प्लांट की जो है ना इतनी आपकी बिलियंस में कॉस्ट आती हैं, ठीक है। विच प्रोडक्ट गेन और लॉस वेट इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस,
व्हाट शुड बी द गेनिंग और लूजिंग? अगर आप इस सेमीकंडक्टर की वेट, स्टोरेज, अदर कैपेसिटीज आप देखें तो इसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। इसका मसला लॉजिस्टिक्स नहीं है, इसका मसला डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई ये अगर पूरी दुनिया में किसी एक जगह भी बने तो इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट ना होने के बराबर है। दिस मीन्स व्हाट, विच प्रोडक्ट गेन लूज वेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। प्रोडक्ट अप टू व्हाट एक्सटेंट, उसका वेट, बल्कीनेस, वॉल्यूम, वो सारी चीजें मैटर करती हैं, वो सब देखना पड़ता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आए। Framework for global site location. We divided this framework for global site location. Once the firm go towards the going globally, it should be considered these following phases. What are these phases? These usually comprises of 4 phases. The phase 1, a broader supply chain strategies. Then phase 2, the regional facility configuration. Phase 3, desirable sites. And phase 4, location choices. So what are the important parameters of phase 1 competitive global supply chain strategies? The first one is what, the competitive global supply chain strategies. Then another one, internal constraint, the firm specific है, चाहे वो कैपिटल हो, इन्वेस्टमेंट हो, ग्रोथ हो, एग्जिस्टिंग नेटवर्क हो। देन अगर आप एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो आपके पास कहलाता है ग्लोबल कंपटीशन है, ठीक है। तो ग्लोबल, अगर आप फेज 1 में ग्लोबल सप्लाई चेन देखें तो आप ग्लोबल कंपटीशन जरूर आप गो थ्रू करेंगे, ठीक है। देन फिर आप देखेंगे आपकी अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है, और फिर उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल कंस्ट्रेंट क्या है, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। देन फेज 2 में अगर आप देखें तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको फेज 2 में चूंकि रीजनल है तो सारा आपको देखना होगा टैरिफ क्या है, टैक्स क्या इम्पोज हो रही है उस पर्टिकुलर रीजन पे, ठीक है। देन रीजनल डिमांड क्या है, कितने लोग हैं उस पर्टिकुलर रीजन, आपके एक्टिव कस्टमर्स हैं, एक्चुअल कस्टमर्स हैं, कितने पोटेंशियल हो सकते हैं, होमोजीनियसिटी, ठीक है। लोकल स्पेसिफिकेशन क्या है, आप उस स्टैंडर्ड को मीट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। पॉलिटिकल एक्सचेंजेस, रेट एंड डिमांड रिस्क, अप टू व्हाट एक्सटेंट, रिस्क के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। देन रीजनल कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट भी देखना होगा, ग्लोबल कंपटीशन के साथ साथ पर्टिकुलर रीजनल लेवल पे भी आप उसको इंटेंसिफाई करेंगे। फेज 3 में डिजायरेबल साइट्स हैं, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी गो थ्रू के, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देन प्रोडक्शन मेथड्स क्या हैं, आपको लेबर मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, आप रेस्पॉन्स कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें आपके पास डिजायरेबल साइट से अटैच करती हैं। देन लास्ट फाइनल में आप आके लोकेशन चॉइस करते हो, जिसमें आप लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा आप इसमें फैक्टर कॉस्ट इन लेबर, मटेरियल, साइट स्पेसिफिक चीजें आप देख रहे होते हो। ऊपर वाले में इन टर्म ऑफ स्किल्स देखते हो, यहाँ पे आप जो है ना इन टर्म ऑफ वर्ड के आपको जो है ग्रास रूट लेवल पे लेबर मिल रही हो आपको, ठीक है, जो आपका काम करते, तो ये फॉर ग्लोबल डिसीजंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आए, गो थ्रू करें जी। व्हाट इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है? जनरली एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सीक्स अ सॉल्यूशन वेयर डिसीजन नीड टू बी मेड इन अ कंस्ट्रेन और लिमिटेड रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स व्हाट, कि हाउ फर्म अचीव देयर activities, actions और efficiency at the rate ऑफ मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है। मीन्स ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि मैक्सिमम आउटपुट निकालना विद मिनिमम इनपुट्स के साथ। सीक अ सॉल्यूशन वेयर डिसीजन नीड टू बी मेड इन अ कंस्ट्रेन और लिमिटेड रिसोर्स इन्वायरमेंट, जहां आपके पास रिसोर्स कम से कम हो और आप उसकी मैक्सिमम एलोकेशंस कैसे और मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेंगे। Most supply chain optimization problems require matching demand and supply. सबसे important ये कि आप देखें आपकी डिमांड क्या है, एग्जैक्ट एक्यूरेट डिमांड क्या है,
ठीक है, और उस डिमांड को आप कैसे है सप्लाई से कॉम्पनसेट कर सकते हैं व्हेन वन द अदर और बोथ में बी लिमिटेड। हो सकता है कि आपके पास या डिमांड का कंस्ट्रेन हो, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इतनी अच्छी नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज नॉट द इशू एट ऑल, सप्लाई साइड पे आपके पास इशू ना हो सकता है कि आपकी डिमांड बहुत अपलिफ्ट हो और आप उसको अपनी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई से आप उसको हैंडल ना कर पा रहे हो, या हो सकता है दोनों चीजें इम्बैलेंस हो, ठीक है, या डिमांड साइड इशू हो या सप्लाई साइड इशू हो, या हो सकता है बहुत इशू हो कि डिमांड में भी अनसर्टेनिटी हो और सप्लाई भी कोई क्लियर ना हो। An optimization problem comprises of three major components. Optimization के साथ जो चीजें लिंक कर रही होती है, फर्स्ट वन द डिसीजन वेरिएबल्स के किस सेगमेंट में कौन सा डिसीजन लेना है, मैन्युफैक्चरिंग में ओन या आउटसोर्स, सप्लायर्स में, ठीक है, सप्लायर्स हमारे ओन्ड हो या आउटसोर्स हो, सप्लायर नेशनल हो, सप्लायर इंटरनेशनल हो, सप्लायर का लीड टाइम क्या हो, सप्लायर की ओनरशिप कॉस्ट क्या हो, सारी चीजें। देन इसी तरह आपके फॉरवर्ड में अगर आप देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर ओन्ड हो या आउटसोर्स हो, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कितने चाहिए, कौन कौन सी लोकेशंस के लिए चाहिए, वो किन किन रिटेलर्स के साथ लिंक्स हैं, ये सारा कुछ की डिसीजन वेरिएबल्स हैं। फिर देन अनदर वन वी हैव कंस्ट्रेन, इसी के साथ साथ हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को डील करता है, कंस्ट्रेन है। फर्म के पास किस किस सेगमेंट में कंस्ट्रेन है, कहाँ उसकी स्पेशलिटी है, कहाँ उसकी स्पेशलिटी नहीं है, मींस उसकी वीकनेसेस क्या हैं जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रही है, ठीक है। देन फर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को मैच करते हैं या नहीं करते, ये सारी चीजें तो डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आए। बस ये स्लाइड नंबर 11 तक आपका था टोटल, यूनिट नंबर 11 जिसको हमने डील किया, ठीक है। अब यूनिट नंबर 12 भी मैंने दिया हुआ है, आप इस 11 को एक बार गो थ्रू करें, और कोई हैंड रेज है तो प्लीज, किसी ने कुछ पूछना है। देखें कोई हैंड रेज है। नो सर, अभी तक तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट वाली स्लाइड को अपलोड करें, यूनिट 13 को, 12 को। ओके सर, कर रहा हूँ। Sales and operation planning, bringing it all together, ब्रॉडर टॉपिक है, स्लाइड्स भी ज्यादा हैं, जितना आपकी एनर्जी लेवल हो बता दीजिएगा, उतना गो थ्रू कर लेंगे। कब तक टाइम स्पैन है हमारे पास, 5 तक। नेक्स्ट स्लाइड पर आए। जी जी। देखें, सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग, S&OP। नेक्स्ट स्लाइड, एग्रीगेट सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, ठीक है, सिंपल सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, देन एग्रीगेट सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, देन सेल्स एंड इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन प्लानिंग। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप अपनी रिसोर्सेस को मैक्सिमम मैक्सिमम उसका आप जो है ना आउटपुट ले सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। देन नेक्स्ट स्लाइड पर आए, इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लानिंग, IBP, ठीक है, कैसे मैनेज करते हैं आप। देन स्लाइड नंबर 6, जी जी बिल्कुल, स्लाइड नंबर 6 पर आए। देखें, व्हाट इज हैपनिंग 6 to 12 months फ्रॉम नाउ, ठीक है।
That should be what the predictions of future forecasting. ठीक है, और estimated forecasting what is happening 6 to 12 months from now. Today we predict for future. हम future की assumptions को, estimations को आज हम उसको realize करके काम कर, that would be important. तो आप लास्ट स्लाइड्स में देखिए, इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लानिंग, सेल्स इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन प्लानिंग, एग्रीगेट सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, ठीक है, और फिर सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर. फर्स्ट स्लाइड से अगर आप गो थ्रू करें और उसके बाद आप इस स्लाइड को देखें, व्हाट वी आर रियली डूइंग, ठीक है, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली फ्यूचर प्रोडक्शन कर रहे हैं. फ्यूचर प्रोडिक्शंस क्या हो सकती हैं, फोरकास्ट क्या हो सकती हैं, ठीक है, समझ आ रही बात. एस्टिमेटेड फोरकास्ट क्या हो सकती हैं, उसके लिए हमने प्रोग्राम करना है यट राइट नाउ, अभी फॉर फ्यूचर 6 मंथ, 4 मंथ, 5th मंथ की प्रेडिक्शंस करनी है हमने. इन्वेंट्री प्रोक्योर करना है, लेबर ऑर्गेनाइज करनी है, ऑपरेशंस एंड अदर की फैक्टर्स की डिसीजंस लेनी है, वो सारा का सारा. तो दैट्स व्हाई वी कैन से व्हाट इज हैपनिंग 6-12 months फ्रॉम नाउ. आज की तारीख से लेके नेक्स्ट जुलाई में उनमें क्या होना है, मई में क्या होना है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको बता रहा होता है ये आपको कि इंटीग्रेटेड बिजनेस और आपके पास सेल्स इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा कुछ सेल्स प्लानिंग, एग्रीगेट सेल्स प्लानिंग, ये आपको इन चीजों पे डील कर रहा होता है. देन स्लाइड नंबर 7 में आए. Actually, this one is strong pitfall or considerations. No connection between business strategy and execution. We have a lot. ठीक है, ज्यादातर जगहों पे हमें ये नजर आ रहा होता है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता है, कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रही होती बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन. What should be the right one, ठीक है, तो है ना, both of the arrow, business strategy and execution, that one is the gap. ठीक है, और गैप की मेन रीजंस क्या है, ऊपर लिखा है नो ऑनरशिप, हाई फोरकास्ट बायस. ठीक है, नजर नहीं आ रहा होता, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है. ठीक है, दूसरा ये नजर आ रहा है कि जो फोरकास्टिंग की गई है उस फोरकास्टिंग में बड़ा गैप है. ठीक है, समझ आ रही बात. नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स, कोई फाइंड आउट नहीं कर रहा कि व्हाट शुड बी द गैप. एक्चुअल फोरकास्ट क्या, एक्चुअल फोरकास्ट मींस एक्चुअल सेल्स क्या आ रही है और प्रेडिक्टेड फोरकास्ट क्या थी. हु शुड रियलाइज द गैप. नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप बिटवीन फोरकास्ट, प्लान, बजट. बस ये सारी चीजें सबसे बड़ा बिजनेस का डिलेमा, ठीक है, जिसको डील करते हैं. जरूरी नहीं हर बिजनेस में हो, बिजनेस बहुत ऑर्गेनाइज चल रही होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर, अदर सेक्टर्स में, बट दैट शुड बी व्हाट द रियल प्रॉब्लम और इसका रीजंस क्या है. ठीक है, फिर इस गैप में भी लिखा है वी ऑल मीन वेल, ठीक है, बट वी गेट नोवेयर. ठीक है, हम बहुत सारी चीजों को ना बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, मगर हम उसकी जो है ना ग्रास रूट लेवल पे उसकी डायग्नोसिस में नहीं जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पर आए. देन व्हाट डज सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग फिट. एक्चुअली द बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन. क्या स्ट्रेटेजी आपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल, ऑपरेशनल एंड फंक्शनल, क्या स्ट्रेटेजीज आपने थिंक की है और आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. वी ऑल मीन वेल, हम सारी चीजें बहुत खूब समझते हैं, बट वी गेट नोवेयर अगेन. ठीक है, सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, नो ओनरशिप, हाई फोरकास्ट बायस, नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप. ये सारी चीजों का आंसर कब होगा, जब आप स्मूथली इस गैप को आइडेंटिफाई करें थ्रू व्हाट सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग इज वन. दैट वन इज द गैप कि आप सेल्स और ऑपरेशनल प्लानिंग को मैनेज करें. व्हाट शुड बी योर फोरकास्ट एंड सेट योर ऑल टू ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी, task or function, operational function, all to all should match with your forecast, sales and operational planning, and should be respond according to the forecast. तो ये आपको बेस्ट फिट लाइन आपको मिलती है. That one is the business strategy and execution to fill the gap of this. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आए.
देखें अगेन उसी वाले को, सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग बिकम व्हाट द हब और ब्रिज बनता है स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन के दरमियान, मींस फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान अगर कोई कनेक्टिविटी है। नहीं, फॉर्मुलेशन से मुराद ये है कि प्लानिंग 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 जो आप बिजनेस में अब तक पढ़ते आए, प्लानिंग, और फॉर्मुलेशन को आप प्लानिंग कहते हैं, और उस फॉर्मुलेशन को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूशन कहलाता है कि आपने उसको एग्जीक्यूट कर लिया अच्छी तरह। ठीक है, DSI स्टैंड फॉर व्हाट, डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन। एक्चुअली अगर आप देखें तो वो सारा क्या है, सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है, सेल्स आपके पास डिमांड फोरकास्ट है, और ऑपरेशंस क्या है, फ्रॉम मैचिंग योर सप्लाईज अकॉर्डिंग टू योर forecast. So what we have, we make the bridge business strategy towards the execution की तरफ अगर आप जाएं तो we need what, demand supply integration, DSI, audit research। पैरल इंडस्ट्री की एग्जांपल दी है, स्टोरी दी गई है। ठीक है, खासी लंबी लेंदी स्टोरी है, तकरीबन 3 स्लाइडों पे डील की गई है। ठीक है, कि किस तरीके से क्या काम इन्होंने किया, डिमांड सप्लाई ऑडिट, और किस हद तक मैच किया। कोई अगर रीड कर दे इसको बहुत फास्ट तो बच्चों को कुछ मीन्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करें पढ़ने की। गो थ्रू कीजिएगा आप लोग, कोई इशू हो तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, देन आप स्लाइड नंबर 13 पर आ जाएं। वर्ल्ड क्लास कंपनी, हैव अ फॉर्मल डिसिप्लिन प्रोसेस। वर्ल्ड क्लास कंपनीज की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं अंडर द कंसिडरेशन ऑफ सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग? हैव अ फॉर्मल डिसिप्लिन प्रोसेस टू मैच डिमांड विद सप्लाई, a formal documented process, meeting that are scheduled each month। ठीक है, हर मंथ में परपीचुअली वो अपनी फोरकास्ट, उसकी फ्लक्चुएशन सब देख रहे होते हैं। डिसिप्लिन, मिनट्स टेकन ड्यूरिंग मीटिंग, एजेंडा posted ahead of time, results of meeting are published। ठीक है, बाकायदा सारी चीज़ें जो है ना तो फॉर्मल फॉर्मेट पे होती हैं, सारी मिनट्स बनते हैं, वो हर डिपार्टमेंट को सर्कुलेट किए जाते हैं। ठीक है, जो जिसको आप कह लें कि एक तरीके से तो परपीचुअल मॉनिटरिंग है। ठीक है, यूजुअली बाई वीकली या एवरी लास्ट वीक ऑफ द मंथ। ठीक है, बिफोर 2 और 3 डेज और एंडिंग ऑफ मंथ से 2-3 दिन पहले, कुछ इस तरीके का शेड्यूल होता है उनका। प्रोसेस, इट शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेशन। In many companies, this is called sales and operational planning और S&OP कहलाती है ये सिंपल। ठीक है, जिसमें फॉर्मल और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस इन्वॉल्व है, डिसिप्लिन पूरी मिनट्स के साथ, एंड प्रोसेस। ठीक है, कि जी हम किस तरीके से अपने प्रोसेस को इस फोरकास्ट, फ्लक्चुएटेड फोरकास्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इन मेनी कंपनीज में जो है ना तो ये पूरा सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग टेक्निक कहलाती है, जहाँ वो अपने ऑपरेशंस को अपनी फोरकास्ट के साथ मैच करते हैं। वी लाइक टू थिंक ऑफ दैट एज डिमांड सप्लाई। ये आपके पास जो है डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन होती है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट कोई ऐसे सजेस्ट नहीं करता। नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट सजेस्ट करने से पहले, होने से पहले जो है ना तो देखना पड़ता है कि हाँ जी हमें, हमारे पास फोरकास्ट कितनी है, और फिर क्या इस फोरकास्ट को हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी हैव व्हाट, द डिमांड सप्लाई
इंटीग्रेशन, उसी के मुताबिक चलना है हमने, ठीक है। कितनी लेबर नहीं चाहिए होगी, हमारे पास इन्वेंट्री है नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी है नहीं है, हमारे पास दीगर रिसोर्सेज का कंस्ट्रेन तो नहीं है, हम इतनी इन्वेंट्री बना के क्या हमारे पास खुद का वेयर हाउस है, हम रेंटल वेयर हाउस पे जा सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी है या नहीं है, रिटेलर हमारा इस सप्लाई को हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है। तो सब ओवर अंडर कैपेसिटी कैलकुलेशन की जा रही होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड पर आए, स्लाइड नंबर 14। व्हाट इज डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन, फर्दर उसको फोकस किया गया है, बहुत डिटेल में फोकस किया गया है। ये जो डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन है ना, सप्लाई चेन में यही आपके पास सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग कहलाती है, या इसको एग्रीगेट सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो अ डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन इज द सिंगल प्रोसेस टू एंगेज ऑल फंक्शन इन क्रिएटिंग अ लाइन वाई चीज द बैलेंसिंग और इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये ओवरऑल बिजनेस फंक्शन को क्या करता है, एक अलाइनमेंट में लेकर आता है, फॉरवर्ड लुकिंग प्लान है, एंड मेक डिसीजन दैट विल ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड अचीव अ बैलेंस सेट ऑफ गोल्स। यही वो टेक्निक है जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करते हैं और अपने सेट गोल्स को अचीव करने के लिए जा रहे होते हैं। अ प्रोसेस टू प्लान द मेन बिजनेस एक्टिविटीज, नॉट जस्ट सप्लाई चेन प्लानिंग, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन प्लानिंग ही नहीं, बल्कि ये पूरे बिजनेस एक्टिविटीज को लूप में लेकर आ रहा होता है, जिसको आप कहते हैं डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन। अगेन डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन को फर्दर हम अगर डिफाइन करें, द आइडिया is that demand supply integration is a super process containing a number of sub process। ये एक आपके पास ऑन टॉप सुपीरियर प्रोसेस है जिसके अंदर वैरायटी और नंबर ऑफ सब प्रोसेस इन्वॉल्व हैं दैट आर हाईली कोऑर्डिनेटेड। ये सारे के सारे सब प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड हैं टू अचीव एन ओवरऑल अलाइंड बिजनेस प्लान। दीज सब प्रोसेसेस इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, यकीनन मैन्युफैक्चरिंग जैसे, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर जितने टास्क का अभी सर ने जिक्र किया, सब इसमें वो इस सब प्रोसेस का पार्ट है। नेक्स्ट में आप आए, नेक्स्ट स्लाइड पे, की प्रोसेस क्या क्या है सब प्रोसेस में देखें आप। देखिए आप, डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद उसमें जो सब प्रोसेसेस को डिफाइन कर रहा है वो डिमांड प्लानिंग है, इन्वेंट्री प्लानिंग है, सप्लाई प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, की प्लानिंग्स, ठीक है। मजीद अगर आप इसको देखें बिगनिंग से, फर्स्ट बुलेट से पढ़ें, डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन इज द सिंगल process to engage all function in creating a line forward looking plan। ये पहले हमने डिस्कस किया, the process to plan the main business activities not just only the supply chain, ठीक है। और फिर उसमें बता रहा है DSI डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन must be built on a standard process, world class tools। इसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड प्रोसेस हो, वर्ल्ड क्लास टूल्स हों आपके पास, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, वो सारी चीज़ें, एंड फुली इंगेज कल्चर मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉजिटिव बिहेवियर हो लूप में हो। तो प्रोसेस 40% कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, मीन्स व्हाट, द ऑल टू ऑल फैसिलिटी एंड रिलेटेड प्लानिंग प्रोसेस कहलाता है। देन टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट, सारी चीजें, मैकेनिक्स, हाँ, टूल्स कहलाते हैं। देन कल्चर, वॉट एवर अमंग्स द डिफरेंट पार्टीज ऑफ सप्लाई चेन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, विद इन द फर्म क्या रिलेशनशिप है, ये सारा जो है ना डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन का पार्ट है। स्लाइड नंबर 16 में आ जाएं बच्चे। डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्दर वही सारी स्लाइड्स आपके पास, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट वो कहता है कल्चर 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, फोकस यही है, कल्चर 50%। और फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो कल्चर को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट स्लाइड आए जी, बिल्कुल। एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, पता आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर,
the variety of tools हैं, attributes हैं, must be focused on transparency, कोलाबोरेशन, ट्रांसपेरेंसी इन टर्म ऑफ व्हाट कि जी ऑर्गेनाइजेशन में जो सारा फंक्शन है बड़ा स्मूथ है, क्लियर है, कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल डिक्लेरेटिव एंड्स पे क्लियर हैं, ठीक है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हैं, कोलाबरेटिव, एम्प्लॉयज एंड अदर बिहेवियर, कमिटमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन वाइड गोल्स, ठीक है, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन का खुद का अपनी स्टेट कंट्री के साथ सबके साथ एक कमिटमेंट, ठीक है, क्लियर कमिटमेंट जिसको आप कल्चर कहते हैं, एक्चुअली दी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, ठीक है, जहाँ हम इंटरनल इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, कल्चर एंड रिसोर्सेज, दैट वन इज द कल्चर, यहाँ ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन, ठीक है, कमिटमेंट, ये सारी चीजें आ रही हैं। वॉइस क्लियर है मेरी? स्ट्रेंथ 30 से ऊपर जाती नहीं है आप लोगों की। यस सर, आवाज क्लियर है आपकी। स्ट्रेंथ जो है ना 30 से ऊपर नहीं जाती, वहीं पे स्टैंड करती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो टूल्स के बारे में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट से नेक्स्ट स्लाइड चेंज करें, शाबाश, फिर आए जी, यस। Effective tools, normally thought of as information technology tools, all to all, not only the information technology, are also needed to provide the right information at the right time to the right people. इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा जो है ना तो एम्प्लॉय कम्युनिकेशन है, दीगर सारी चीज़ें हैं, वो सब लिंक कर रही होती हैं। दैट वन इज़ द मेजर टूल, ठीक है। MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, किस हद तक वो कोलैबोरेटिव हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड पर आएँ, इसके बाद वाली स्लाइड पर आ जाएं। वो जो सिंगल स्लाइड है ना, वो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन को फोकस कर रही हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंट। प्रोसेस मस्ट बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड, डॉक्यूमेंटेड एंड फॉलोड टू इंश्योर that all planning steps are completed actually the throughout the process flow, ठीक है, चाहे वो सप्लायर साइड से कस्टमर तक की हो, ठीक है, पूरा प्रोसेस वेल डिफाइन होना चाहिए, क्लियर, आर्टिकुलेटेड, डॉक्यूमेंटेड एंड फॉलोड टू इंश्योर कि हर प्रोसेस को आप इंश्योर भी करें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आए आप, तो सेम स्लाइड्स चल रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं प्लीज। स्लाइड नंबर 22 है, द प्राइमरी फंक्शन दैट मस्ट बी एंगेज फॉर डिमांड सप्लाई integration to work effectively are sales, marketing, supply chain, finance and senior leadership, entrepreneurship, ownership, ठीक है, without active committed engagement from each of the functional areas, the strategic goals behind demand supply integration cannot be achieved. जो की एरियाज हैं सच एज सेल्स, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस एंड लीडरशिप, अगर ये इफेक्टिवली इंगेज नहीं होंगे, कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, अलाइन नहीं होगा, तो फर्म्स का भी स्ट्रेटेजिक गोल अचीव नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस गैप फिलिंग के बारे में बता रहा होता है कि एक्चुअली व्हाट द डिमांड सप्लाई इंटीग्रेशन, व्हाई इट इज एसेंशियल, कि ये आपको अमंग्स द डिफरेंट एरिया ऑफ द बिजनेस फील्ड और द फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस फील्ड में इंटीग्रेशन ज़रूरी है, कमिटेड इंटीग्रेशन ज़रूरी है, जो आपको डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रही होती है। देन नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो DSI रियलिटी चेक है, पढ़िएगा इसको, ठीक है, यहीं तक रखें, आज बहुत है इतना। कोई कंफ्यूजन? या पढ़ा दूं आगे, कंप्लीट कर दूं इसको? बोलें भाई कुछ। पूरी क्लास कंसेंट दे दे,
CR को जल जल, सर कंप्लीट करवा दें बच्चे के तो। देख लो अच्छा खासा हो जाएगा, बहुत 5 बजने को हैं। तो सर फिर नेक्स्ट उसमें रख लेता हूँ, क्योंकि शायद अभी एथिक्स की क्लास भी है हमारी। मसला यही है, 5 बजे दूसरी क्लास शुरू हो जाती है। बहरहाल तो स्लाइड नंबर 20 तक हमने कुछ जो है ना, तो 23 तक गो थ्रू किया हमने। वैसे आगे इसी से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी समझ में आएंगी, बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है, देखना इसको। कुछ एक दो चीजें हैं पर जो है ना, नंबर 31 है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लेवल स्ट्रेटेजी और डिमांड फ्लो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, दो स्ट्रेटेजी होती है फैसिलिटी की, ठीक है, जिसमें आप डिमांड सप्लाई के साथ लिंक करके आप देख रहे होते हो, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है कुछ वो स्लाइड, बाकी ऐसे कुछ नहीं है, कुछ भी पढ़ोगे समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जब भी होता है ना, तो देखते हैं, उसमें बीच में कोई फ्री सेशन हो तो बताना मुझे, ठीक है, उसको भी कोशिश करूंगा। इस लिंक्स की रिकॉर्डिंग जो है ना, तो तुम मुझे भेजते रहो यार, अपना एहतशाम, मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर तुम रिकॉर्डिंग भेज दोगे तो। कोई सेशन नहीं होता है ना, तो मैं उस सेशंस को बार बार सुन के जो ज़्यादा बेहतर लगता है, तो मैं वो बच्चों को भेज देता हूँ फॉरवर्ड, दूसरी क्लासेस को भी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर, चलो ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर। अल्लाह हाफिज़।